जय हिंद। वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। मैं हूं कुमार ओनिस। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th की मास्टर वीडियो होगी और इस वीडियो में क्लास 12वीं का इतिहास भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों कवर किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद हिस्ट्री क्लास 12th से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, यानी कि एग्जाम्स में आप सारे प्रश्न सॉल्व करके ही आएंगे। और ये वीडियो रियल नॉलेज वर्ल्ड और नेक्स्ट सॉल्यूशन दो चैनल्स पे आपको उपलब्ध होगी। और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th मास्टर असाइनमेंट, यानी कि इस पीडीएफ को जो है मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं और मुझे लगा कि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देना चाहिए, सो आप सभी के लिए भी उपलब्ध कराया गया। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th का जो पहला अध्याय है ये आपका हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। और इससे जितने भी आपके सवाल बनने वाले ये सारे यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका, और हाँ, इस वीडियो को आप एक बार, दो बार या तीन बार काफ़ी ध्यान से देखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो आप कंटिन्यू देखें। अगर वीडियो बहुत लंबी हो तो इसको आप कई पार्ट में देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। इसके समय काल के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, किंतु अधिकतम इतिहासकारों ने सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसको अनेक इतिहासकारों ने इसका समय काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना है। अगला पॉइंट हम लोगों का, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे और टीन के मिश्रण से कांस्य तैयार किया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा काल के लोगों ने ही तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा तैयार किया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी की सभ्यता चीन, इराक, मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। अगला स्टार, यह एक आद्य इतिहासकालीन सभ्यता थी। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता है यह एक आद्य इतिहासकालीन सभ्यता थी। देखिए, आद्य इतिहास उसे बोलते हैं जिसके बारे में लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लेकिन जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। अगला स्टार, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मुहरे, सील, सिक्के, अवशेष इत्यादि के आधार पर प्राप्त की जाती है। खुदाई के दौरान मिले अवशेष तथा मिट्टी के बर्तन भी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत है। सर्वप्रथम एक ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मेसन, जो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, उन्होंने 1826 ईस्वी में पाया कि हड़प्पा सभ्यता, मतलब सबसे पहले चार्ल्स मेसन को ही 1826 में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली थी। और चार्ल्स मेसन जो थे ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। अगला पॉइंट हम लोगों का, यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक था। देखिए, तो यहाँ पे मैप में दिखा दिया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये उत्तर दिशा में जो है, देखिए मैप में कभी भी ना ऊपर में होता है उत्तर नॉर्थ, नीचे में साउथ, दाहिने में ईस्ट और बाएं में वेस्ट। तो ये हो गया उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये रहा पूरब और ये रहा पश्चिम। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, दक्षिण में साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक था, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक था। अगला पॉइंट है हम लोगों का, सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का कोई भी पूरा स्थल बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि हड़प्पा काल का कोई स्थल बिहार में नहीं था। और सिंधु सभ्यता का अगर हम नक्शा खींचे, मैप खींचे, तो ये हमारा ट्रायंगल के शेप में बनता है। अगला फैक्ट है हम लोगों का, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल इत्यादि शामिल है। यानी ये सारे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल इत्यादि। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर या गोदीबारा था।
यानी कि डॉकयार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, बंदरगाह नगर, जहाँ पे जहाज़ें आकर के रुकती है। तो लोथल जो था, लोथल जो कि गुजरात में है, रिवर जो है यहाँ पे कौन सा भोगवा है। तो लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर या गोदीबारा था। बंदरगाह को ही हम लोग गोदीबारा भी बोलते हैं। लोथल गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला फैक्ट, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। देखिए, अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को मिला करके, कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। लेकिन इंडिया, चूंकि मोहनजोदड़ो अब तो इंडिया में नहीं रहा, पाकिस्तान हमसे बढ़ चुका है, अलग हो चुका है, तो इंडिया में वर्तमान में सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल ये कौन सा है, तो ये है हमारा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है। अगला फैक्ट है, धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। अगला स्टार, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। ये भी सवाल एग्जाम्स में आ सकते हैं कि हड़प्पा कौन से रिवर के तट पर स्थित था, तो अब क्या लगाइएगा, रावी। अगला फैक्ट, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्योंकि सिंधु सभ्यता को ही हम लोग कई बार हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ऐसा इसलिए कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो है ना, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी, इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी अर्थात रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड होता है। ये सवाल एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। अगला पॉइंट हम लोगों का, मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी का चित्र यानी फोटो, विशाल अन्नागार, महान स्नानागार आदि प्राप्त हुआ है। यानी सवाल एग्जाम्स में आ सकता है ना कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो डांसिंग गर्ल यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति, इसके अलावा दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, इसके अलावा विशाल अन्नागार, इसके अलावा महान स्नानागार, ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। देखिए, वैसी सभ्यता जहाँ पे परिवार का मुख्य मालिक जो है एक महिला होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मातृसत्तात्मक समाज बोलते हैं, मातृसत्तात्मक समाज। लेकिन आज के डेट में अपने नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जितने फैमिली है ना, उनमें से मैक्सिमम क्या है, हम लोगों का पितृसत्तात्मक समाज है। जिसका परिवार का मुखिया पिता होते हैं, उसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं। लेकिन हड़प्पा काल में वहाँ पे परिवार की मुखिया महिलाएं ही होती थी। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, जहाँ से चूड़ियों का साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगन राजस्थान में है, जहाँ से चूड़ियों का साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक तथा श्रृंगार की वस्तुएं चनहुद्रो से प्राप्त हुआ था, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो लिपस्टिक और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं ये सारे चनहुद्रो से प्राप्त हुआ था। चनहुद्रो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। बनावली हरियाणा में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में। देखिए यहाँ पे ये आपका कालीबंगन होगा, कालीबंगन नहीं, कालीबंगन लास्ट में 9 होता है, ठीक है ना। तो बनावली हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, धौलावीरा गुजरात में है, तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला फैक्ट है हम लोगों का, धौलावीरा यानी सफ़ेद कुआं धौलावीरा गुजरात में स्थित है, जो जल निकासी की उन्नत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। सवाल पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की उन्नत प्रणाली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, तो वहाँ पे आप धौलावीरा टिक कीजिएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। अगला फैक्ट, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा में है। देखिए, पूरे वर्ल्ड वाइड मोहनजोदड़ो है, लेकिन इंडिया में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये राखी गढ़ी है। क्योंकि मोहनजोदड़ो तो अब इंडिया में रहा नहीं, पाकिस्तान में है। पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन इत्यादि चीज़ें आती है।
तो पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी के अंतर्गत जो है सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, भग्नावशेष आते हैं, मृत भांड आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। अगला फैक्ट है हम लोगों का, सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक पुस्तकों का अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं में अनुवाद करना था। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सवाल ऐसा बनेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। और कब की थी, 1784 ईस्वी में की थी। इस बात को आप गांठ बांध लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किए थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है ASI का स्थापना किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और ये कब किया था, तो 1861 ईस्वी में किया था। यानी कि 1861 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किए थे। अगला फैक्ट है हम लोगों का, सिंधु सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी की बनती थी। सवाल पूछेगा सिंधु सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनती थी, तो सेल खड़ी की। अगला फैक्ट, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी के साथ साथ संभवतः भगवान शिव की भी उपासना करते थे। और अगला फैक्ट है हम लोगों का, यहाँ पे स्थान, खोजकर्ता और वर्ष। और यहाँ पे जो है ना, आप वीडियो थोड़ा सा जूम कर लेंगे। देखिए स्थान यानी सिंधु सभ्यता से जितने स्थान हैं, इनके खोज करता कौन है, किसने खोजा और कब खोजा, वर्ष भी आपको थोड़े से याद रखने हैं। देखिए इंटर के एग्जाम में ना, 12वीं के एग्जाम में वर्ष तो उतना नहीं पूछता है। वर्ष अगर आएगा भी तो बस 2 का आएगा, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का। लेकिन अगर भविष्य में आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ये सारे वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। चंद्रमोहन की खोज 1931 में NG मजुमदार ने किया था। कालीबंगन की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। लोथल की खोज 1953 में ही SR राव ने किया था। सुरकोतला की खोज 1964 में JP जोशी ने किया था। बनावली की खोज 1974 में RS बिष्ट ने किया था। और धौलावीरा की खोज 1985 में RS बिष्ट ने ही किया था। अब यहाँ पे प्राप्त साक्ष्य, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से क्या मिला। हड़प्पा से क्या मिला, तो मनुष्य के शरीर का बलुआ पत्थर से बना मूर्ति, अन्नागार और बैलगाड़ी। सवाल पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार, बैलगाड़ी और मनुष्य के शरीर का बलुआ पत्थर से बना मूर्ति कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो अन्नागार मिला, विशाल स्नानागार मिला, कांसा की बनी नर्तकी यानी डांसी गर्ल की मूर्ति मिली, पशुपति महादेव की मुहर मिली, उसके अलावा दाढ़ी वाले मनुष्य का मूर्ति मिली और बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले। चंद्रहुद्रो से क्या मिला, तो चंद्रहुद्रो से मनका यानी कि मिट्टी का बर्तन, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पाँव के निशान, कालीबंगन से अग्निकुंड, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल, लोथल से बंदरगाह यानी गोदीबारा, चावल की भूसी, अग्निकुंड, शतरंज का खेल। तो इंटरमीडिएट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बंदरगाह कहाँ से मिला, बंदरगाह कहाँ पर था, तो लोथल में था। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सुरकोतला से घोड़े की हड्डियाँ और मनका, ये भी महत्वपूर्ण है। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली, सुरकोतला से मिली। और बनावली से जौ और मनका मिला। धौलावीरा से जल कुंड यानी जल निकासी के साक्ष्य। इसके अलावा और ASI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ASI जो है वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आता है। ये भी सवाल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 2 है राजा, किसान और नगर। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की समाप्ति के बाद की समाप्ति के कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। यानी हड़प्पा काल की समाप्ति कैसे हुई, इसके बारे में कुछ ठोस प्रमाण नहीं है। इसकी समाप्ति के लगभग 250 साल बाद तक 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का विवरण भारतीय इतिहास में मौजूद नहीं है। यानी कि हड़प्पा काल की समाप्ति के बाद उसके 250 वर्ष तक क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन 1500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। यानी
1500 ईसा पूर्व से लेकर के हमारा वैदिक काल शुरू हुआ, जो 600 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है ना, जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे। अब देखिए, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अगला स्टार है, वैदिक काल का विभाजन दो वर्गों ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में किया जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। वेदों की रचना अपौरुषेय मानी जाती है, यानी वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये अपौरुषेय है, वेदों को ईश्वर ने लिखा ऐसा माना गया है। वेदों का संकलन अनुश्रुतियों पर आधारित था, यानी सुन सुनकर जिन चीज़ों को लिखा जाए उसे हम अनुश्रुति कहते हैं। तो वेदों का संकलन अनुश्रुतियों पर आधारित था। माना जाता है कि ईश्वर ने कुछ ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, बाद में वे ऋषि मुनि उक्त ज्ञान को अगली पीढ़ी तक कहानी के रूप में फैलाते रहे। लेखन कला के विकास के बाद इन वेदों का संकलन किया गया। वेदों की संख्या 4 है, यानी वेद 4 है। उपनिषदों की संख्या 108 तथा पुराणों की संख्या 18 है, यानी 4 वेद है, 108 उपनिषद है और 18 पुराण है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको आप ध्यान रखेंगे। 4 वेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण। वेद 4 है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का अथवा अंतिम वेद अथर्ववेद है। प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। देखिए, वेद त्रयी, त्रयी का मतलब होता है 3, तो प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। अगला स्टार, वेद त्रयी पारलौकिक विषयों से जुड़ी है, जबकि अथर्ववेद सामान्य व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ और ऋग्वेद में 8 अष्टक भी है। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। कहीं कहीं इसके बारे में आपको 10,530 भी मिल सकता है। और ऋग्वेद में 8 अष्टक है, इस पॉइंट को भी हम ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन है, जिसे ऋषि मंडल अथवा वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद में दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन है, जिसे ऋषि मंडल अथवा वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है हम लोगों का, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ऐसे बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता और सोमरस का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। इसके आगे मौर्य वंश, और ये भी आपका इतिहास अध्याय 2 का ही भाग है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका शासन 321 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का पुत्र महान सम्राट अशोक हुए। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके पुत्र बिंदुसार हुए और बिंदुसार के पुत्र महान सम्राट अशोक हुए। महेंद्र अशोक का पुत्र और संघमित्रा इनकी पुत्री थी, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे। तो महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे, जो अशोक के पुत्र और पुत्रियां थी। दशरथ अशोक के पौत्र यानी पोता थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। 304 ईसा पूर्व में अशोक का जन्म, 272 या 269 ईस्वी पूर्व राज्याभिषेक या गद्दी पर बैठे, और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ और 232 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। तो ये महान सम्राट अशोक के बारे में है कि सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था?
तो 304 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। अशोक सम्राट जो है ये गद्दी पर कब बैठे, तो 272 या 269 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठे। तो ये गद्दी के बैठने के विषय में कुछ मतभेद है, इसीलिए यहाँ पे एक्यूरेट वर्ष नहीं दिया गया है। और इस चीज़ को आप अवश्य याद रखेंगे कि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हो गई। अगला फैक्ट है हम लोगों का, सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। उत्तर वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था, छुआछूत तथा महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उन्हें देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी भी कहा गया है। सवाल पूछेगा कि देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी किसको बोला गया है, तो सम्राट अशोक को बोला गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मतलब क्या, 1837 में जो है 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और इनका जो अभिलेख है ये प्राकृतिक, ब्राह्मणी और कई लिपियों में, कई भाषाओं में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, ग्रीक तथा अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुई है। तो ब्राह्मणी में भी है, ग्रीक में भी है और अरमाइक में भी है। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का काल महाजन पदों का काल माना जाता है। भारत में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ। ये 16 निम्न हैं और इन सब की राजधानी भी आपको अवश्य याद कर लेने हैं। तो ये पहला अवंती है, दूसरा कंबोज, तीसरा वजी, चौथा मगध, पांचवा कुरु, छठा पंचाल, सातवां गांधार, आठवां अंग, नौवां मत्स्य, 10वां कौशल, 11वां अशक या असमक, 12वां सूरसेन, 13वां काशी, 14वां मल, 15वां चेदी, 16वां वत्स। और इन सब की राजधानी भी जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में राजधानी पूछ लिया जाता है। अवंती की राजधानी देखिए, अवंती दो थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो उत्तरी से उज्जैनी, उत्तरी अवंती का उज्जैनी, दक्षिणी अवंती का महिष्मती, कंबोज का हाटक या राजापुर, वजी का वैशाली, विदेह या मिथिला, मगध का गृहब्रज या राजगृह। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी शुरू में वह गृहब्रज या आपका गृहब्रज था, जबकि बाद में राजगीर बनाया गया और मगध की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र भी बना। और इन 16 महाजन पदों में से मगध जो था ये सबसे अधिक पावरफुल था, सबसे अधिक शक्तिमान था। कौन? मगध। इसके अलावा कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का, इसमें भी दो थे, उत्तरी पंचाल का ही छत्र और दक्षिणी का कांपिलय, गांधार का तक्षशिला, अंग का चंपा, मत्स्य का विराटनगर, कौशल सरावस्ती हो गया, अशक या असमक का पोटली या पोटन। और अशक जो था ये दक्षिणी भारत का, साउथ इंडिया का जो है एक महाजनपद था। सूरसेन का मथुरा, काशी का वाराणसी, मल का कुशीनारा या कुशीनगर, चेदी का शक्तिमती और वत्स का कौशाम्बी। अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सम्राट बना। श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के सम्राट थे, जो संस्थापक थे, तो श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट बने। समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. स्मिथ यानी विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने, B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें कालिदास, ब्राह्महिर, वररुचि, अमर सिंह तथा आर्यभट्ट आदि प्रमुख थे। नवरत्न मतलब क्या? 9 लोग, 9 महान लोग जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। और इन 9 में से कालिदास, ब्राह्महिर, वररुचि, अमर सिंह और आर्यभट्ट ये कुछ 5 प्रमुख लोग थे, 4 और भी थे। कालिदास ने
अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मालविक अग्निमित्रम, मेघदूतम और ऋतु संहारम जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। तो ये सारे बुक कालिदास के हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मालविक अग्निमित्रम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, इन सारे के लास्ट में म अवश्य आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अमर कोश की रचना अमर सिंह ने की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की और शून्य के बारे में बताया। बराह मिहिर ने सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया। अशक या असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कंबोज और गांधार महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में पड़ता है। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अगला है मगध की समृद्धि के कारण। क्या कारण था कि इन 16 महाजनपदों में से मगध सबसे अधिक पावरफुल था। आखिर मगध की समृद्धि के कारण क्या थे, इसका जवाब देख लीजिए थोड़ा सा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरक्षित था। इसके आसपास के जंगलों से हाथी, घोड़े और अन्य जानवर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। मगध की दूसरी ओर गंगा, सोन और पुनपुन नदी सीमा बनाती थी, जिसको पार करना दुश्मनों के लिए आसान नहीं था। मगध के सम्राट काफ़ी शक्तिशाली तथा पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ये कारण है मगध की समृद्धि के। और मगध की जो राजधानी थी, शुरू में गिरिब्रज या राजगिरी थी, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी बनाई गई। सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के एक अधिकारी ने करवाया था। इस झील का मरम्मत अर्थात पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा सतवाहन शासकों ने शुरू की थी। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। तो सबसे पहला स्वर्ण सिक्का हिंद यूनानी, सबसे अधिक गुप्त शासकों ने और सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण ने जारी किए थे। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट यानी मालाबार तट पर सबसे पहले पहुंचा था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला फैक्ट हम लोगों का, आहत सिक्के वैसे सिक्कों को कहा जाता है जिसे ठप्पा मारकर बनाया जाता है। इन सिक्कों का कोई निश्चित डिजाइन नहीं होता। कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित था। सिकंदर 327 ईसा पूर्व में सिकंदर 327 ईसा पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर जो महान सम्राट सिकंदर थे, ये 327 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक यानी BC तक भारत पर आक्रमण किया 2 साल। 712 ईस्वी पूर्व में अरब ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया। यहाँ पे ईस्वी होगा। सबसे पहले 712 ईस्वी में जो है अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया था। अगला फैक्ट हम लोगों का, चीनी यात्री हेनसांग यानी कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। यानी हेनसांग किस सम्राट के काल में इंडिया आया, तो हर्षवर्धन के काल में। हेनसांग हर्षवर्धन, ऐसे याद कर लीजिएगा। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग कई बार विक्रमादित्य भी बोलते हैं। अगला फैक्ट है हम लोगों का, अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त ने किया था। यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है। यानी कि अर्थशास्त्र की रचना जो किसने की थी, तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने किया था। तो ये नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन ये पुस्तक है राजनीति का, पॉलिटिक्स का किताब है ये। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। इसमें कश्मीर का इतिहास है। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली अथवा लिच्छवी बिहार में था। सामान्य जनता से संबंधित सबसे लोकप्रिय, श्रेष्ठ और नवीनतम वेद अथर्ववेद है। यानी आम लोग से के बारे में मिलने वाली जानकारी अथर्ववेद में है। ऋषि अथर्वा या आंगिरस ने अथर्ववेद का संकलन किया था। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी भी कहा गया है। इंडिका की रचना मेगास्थनी जी ने की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंडिका किसने लिखा, तो मेगास्थनी जी ने लिखा। महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि,
तथा वर्तिका की रचना कात्यायन ने की थी। तो महाभाष्य लिखा किसने? पतंजलि ने। अष्टाध्यायी पाणिनि ने। और वर्तिका जो किताब है इसकी रचना कात्यायन ने की थी। अध्याय 3 आपका है जिसमें हम लोगों को महाभारत के युद्ध के बारे में पढ़ाई करनी है। महाभारत भारतीय इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। महाभारत को महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई। भीम को गंगा पुत्र भी कहा जाता है और यह पांडु के पुत्र थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत था। पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाए: भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा युधिष्ठिर। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। संजय को महर्षि वेद व्यास जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त था, जिससे वह महल में रहते हुए महाभारत का युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो संजय को महर्षि वेद व्यास जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त था, जिससे वह महल में रहते हुए भी महाभारत युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। भीम और हिडिंबा ने गंधर्व विवाह किया था, यानी कि आज के लव मैरिज को हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ था। यानी भीम और हिडिंबा के पुत्र कौन थे? घटोत्कच थे। सामान्य गोत्र में शादी को अंतर्विवाह कहते थे, जबकि गोत्र से बाहर के शादी को बहिर्विवाह कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। गोत्र प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को महान धनुर्धारी बनाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। मनुस्मृति और महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। प्रथम 4 विवाह को सही माना गया है, जबकि अंतिम 4 विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं थी। देखिए, विवाह के 8 प्रकार है, प्रथम 4 और अंतिम 4। इधर वाले सही है और इधर वाले गलत है। तो सही कौन से है? ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और दैव विवाह। ये 4 सही है: ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और दैव विवाह। और ये 4 गलत है: गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो ये 4 गलत है: गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। अंबा और अंबालिका विचित्र वीर्या की पत्नी थी। पांडु धृतराष्ट्र तथा विदुर महर्षि व्यास के पुत्र थे। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। कर्मण्यवाद के रास्ते माँ फलसु कदाचन, यानी कि कर्म जो है प्रधान है और इसी से हम लोग फल मिलता है। तो कर्मण्यवाद के रास्ते माँ फलसु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के 2 अध्याय में वर्णित है, यानी ये गीता का वाक्य है। महाभारत के शांति पर्व में वन व्यवस्था का उल्लेख है। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। युधिष्ठिर को महाभारत में धर्मपुत्र कहा गया है। महाभारत में कुल 10,000 श्लोक है, महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और एक बात यह भी है कि महाभारत में 1,00,000 से भी अधिक श्लोक है। महाभारत के युद्ध का सेनापति शल्य पांडव और अश्वत्थामा कौरव थे। तो महाभारत के युद्ध का सेनापति शल्य यानी पांडव और अश्वत्थामा कौरव थे। शल्य थे पांडव की ओर से और अश्वत्थामा थे कौरव की ओर से। कर्ण महान दानवीर थे जिनके पास कवच कुंडल था। कर्ण सुसेन के पुत्र थे। महाभारत के अध्यायों को पर्व कहते हैं। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडु को बैठाया गया। रेशम बुनकर की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। अब अध्याय 4 जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म के विकसित होने के कारण वैदिक काल के कर्मकांड अत्यंत महंगे थे, जैसे बलि प्रथा। वैदिक काल के कर्मकांड जटिल भी थे। वन व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों का वर्चस्वता ने समाज में असंतोष फैला दिया था। धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे जो आम लोगों को समाज से परे थे, यानी कि धार्मिक ग्रंथ जो थे संस्कृत में थे जो आम लोगों के समझ से परे थे, इसको आम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण लोग जो है अपना जबरन नियम कानून थोप रहे थे। तो ये सारे क्या थे?
बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण थे कि लोग हिंदू धर्म से कट रहे थे। अब आगे है बौद्ध धर्म। बुद्ध का जीवन। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें सिद्धार्थ, शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। माता महामाया थी, परंतु माता की मृत्यु के पश्चात इनकी पालन पोषण जो है सौतेली माता गौतमी प्रजापति ने किया था। तो इनके माँ का मृत्यु जो है तुरंत इनके जन्म के बाद ही हो गया। जो महामाया थी इनकी मृत्यु हो गया, तो इनकी मौसी और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। किसका? महात्मा बुद्ध का। इनका विवाह यानी महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तथा 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त की। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे गया बिहार में हुई। देखिए, निर्वाण इसका था ज्ञान, तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया बिहार में हुई। जहाँ इन्हें ज्ञान मिला उसको बोधगया कहा गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है ये 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके सारनाथ में दिए पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने, यहाँ पे बुद्ध होगा, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती क्या थी? तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। अब 4 जो है बौद्ध संगतियाँ हुई है, 4 बौद्ध मीटिंग हुई है, ठीक है ना। पहला कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगृह था, अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासनकाल ये इस समय सम्राट अजातशत्रु थे। परिणाम क्या रहा? बौद्ध के उपदेश को 2 पिटकों में संकलित किया गया, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। अगला जो मीटिंग है, सेकेंड मीटिंग, द्वितीय संगति, ये 383 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली में हुआ था। सवा कामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक का शासन था। मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, अस्थाविर और महासंघिक। अगला है तृतीय संगति, जो 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ये मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, अशोक के काल में हुआ था। और तृतीय पिटक जो है अभिधाम पिटक का संकलन इसमें किया गया था। और चौथी जो है बौद्ध संगति, ये 72 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। वसुमित्र अध्यक्ष थे, कनिष्क के काल में हुआ था। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। देखिए, एक ट्रिक है इसका। अगर आपको बोला जाए कि कितनी बौद्ध मीटिंग हुई, तो 4 बौद्ध मीटिंग हुई थी। बात समझ में आया ना? कहाँ कहाँ पे? तो रा, वै, पा और कु। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। रा, वै, पाकु ये स्थान हो गया राजगिरी में। रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन, ठीक है ना। इस समय इसके जो है सम्राट कौन थे, यानी किस सम्राट के काल में कौन सा मीटिंग हुआ? तो लाइन से ये अ, का, अ और क, ठीक है ना। अका अक, तो अजातशत्रु, कालाशोक, ठीक है ना। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, कालाशोक, लास्ट में कनिष्क है। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, तीसरा अशोक है। तो अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। वर्ष की बात करेंगे तो पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, लाइन से 483, 383, 250 या 272, और चौथा जो है सीधे बोलिएगा फर्स्ट एडी में, प्रथम शताब्दी में। बस 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले वाला को महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, तीसरा मोगलीपुत्र 30 और चौथा वसुमित्र और अश्वघोष। बस हो गया 4, अका अक, रा, वै, पाकु, इससे आपको याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट हम लोगों का बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत है, पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अनुमानित ज्ञान। अब यहाँ पे क्या बोला?
प्रतित्य समुत्पाद। यह बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा और उद्देश्य का सार है। यह बुद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन है। इसका अर्थ है सभी वस्तुएं कार्य एवं कारण पर निर्भर करती है। अगला है जरा मरण। संसार में व्याप्त हर दुख का सामूहिक नाम जरा मरण है। बुद्ध के जीवन से जुड़े 5 प्रतीक। ये 5 चीज महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। कौन कौन? जन्म का प्रतीक इसका क्या है? कमल है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। गृह त्याग का घोड़ा, क्योंकि घोड़ा से घर से बाहर निकले थे। ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष। निर्वाण का पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण का स्तूप। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े 5 प्रतीक: जन्म का कमल और सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण का पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण का स्तूप। आगे है आपका यहाँ पे 4 सत्य। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला कौन सा? संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। समस्त दुखों का कारण इच्छा है। यदि इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो समस्त दुख का अंत हो जाएगा। चौथा क्या है? इच्छा पर विजय प्राप्त करने के अष्टांगिक मार्ग भी है। ये मार्ग है। अब देखिए ये है आपके अष्टांगिक मार्ग, यानी कि इनको अपनाने से हमारी दुख कम हो सकती है। पहला क्या है यहाँ पे? सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाणी। चौथा सम्यक कर्मांत। पांचवा सम्यक आजीव। छठा सम्यक व्यायाम। सातवां सम्यक स्मृति और आठवां जो सम्यक समाधि है। तो ये क्या है? हमारा अष्टांगिक मार्ग है जो कि 8 है। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। सवाल पूछे बौद्ध धर्म में कितने रत्न? तो 3 त्रिरत्न है। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अगला है अहिंसा का मार्ग। बौद्ध धर्म में अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा गया है। बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है, अर्थात व्यक्ति अपने पूर्व में किए गए कारणों का फल प्राप्त करता है। संघ क्या बोलता है? संघ में संत, भिक्षुक और शर्मन तथा भिक्षुक महिलाएं होती थी। बौद्ध भिक्षुकों को धर्म का मार्गदर्शक कहा गया। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बुद्ध की सौतेली माँ गौतमी थी, जिसे शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ में शामिल किया गया था। बुद्ध धर्म ग्रंथ पाली या अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्ध द्वारा बताए गए नियम लिखे गए हैं। संघ के निर्माण के बारे में लिखा गया है। इसमें बुद्ध की जीवनी की घटनाओं के बारे में लिखा गया है। अगला है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के आदर्शों के बारे में लिखा गया है। बुद्ध के भिन्न भिन्न समय पर दिए गए मत, जिसको उपाली ने लिखा था। अगला है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन हैं और सत्य को कैसे खोजा जाए, इन प्रश्न का जवाब दिया गया है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 जो है त्रिपिटक, ये क्या तीनों बौद्ध ग्रंथ है। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य। तो बुद्ध के अनुसार आत्मा नहीं होती है, परंतु पुनर्जन्म होता है। अहिंसा के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया किसने? महात्मा बुद्ध ने। महंगे कर्म कांडों का विरोध किया। बुद्ध धर्म अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर था तथा देश विदेशों में फैला। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, यानी क्या कारण था कि बौद्ध धर्म का समाप्ति हो गया, पतन हो गया? पहला कारण ब्राह्मण शासकों की वापसी। दूसरा आपसी मतभेद। तीसरा संस्कृत की वापस सरकारी भाषा बनना आदि। और अब है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या ऋषभनाथ थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो सभी क्षत्रिय थे। ऋषभनाथ के बारे में ऋग्वेद में भी जानकार लिखा गया है। अंतिम 2 तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हैं, जो पौराणिक नहीं हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, जो कि अंतिम भी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका चिन्ह सांप था, जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 4 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, जिनका चिन्ह शेर था, इन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जो है, ये 4 महाव्रत जैन धर्म में पहले से चले आ रहे थे, जिसको पार्श्वनाथ ने दिया था। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी ने
जैन धर्म में एक ब्रह्मचर्य भी पांचवा जो है महाव्रत जोड़ दिया। महावीर का जीवन परिचय। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। जमाली इनके दामाद हुए। जमाली इनके प्रथम अनुयायी बने किनके, तो महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी इन्हें केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। इन्हें अरिहंत और जिन की उपाधि दी गई। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर हुई। यह बिंबिसार के समकक्ष थे। आगे निर्वाण के मार्ग यानी त्रिरत्न, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ, उसे जैन धर्म के भी त्रिरत्न है। कौन कौन? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। महावीर द्वारा बताए गए प्रमुख सिद्धांत। इन्होंने वेदों के प्रधानता को निरस्त किया, भगवान के अस्तित्व को नकारा, कर्म को प्रधान बताया, समाज में समानता पर जोर दिया और संपूर्ण संसार सार्वभौमिक सिद्धांत से चलता है। आगे पंच महाव्रत। तो जैन धर्म में जो है पंच महाव्रत कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत जैन धर्म के। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब सत्य बोलना, सही बोलना। अहिंसा मार पिटाई नहीं करना। अस्तेय चोरी नहीं करना। अपरिग्रह धन जमा नहीं करना। और ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है क्या कि किसी और की ओर नहीं देखना, यानी कि मतलब क्या कि अपना आचरण जो है शुद्ध रखना। अगला है जैन दर्शन। स्यादवाद और अनेकांतवाद 2 है। प्रमुख साहित्य है यहाँ पे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र। जैन धर्म में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छंद सूत्र है। आगे जैन संगतियाँ। जैसे आपके 4 बौद्ध मीटिंग हुए थे, वैसे ही आपका 2 जो है जैन संगतियाँ हुई है। कौन? पहला 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे और 12 अंगों को जोड़ा गया। दूसरा जो है 5वीं शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रवण थे और परिणाम क्या हुए? 12 अंग तथा 12 उपांगों को जोड़ा गया। आगे जैन धर्म में फूट। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। दिगंबर यानी नग्न रहने वाले और श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अब अध्याय 5 है यात्रियों के नजरिए से। प्राचीन और मध्यकाल में महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के खरीज में हुआ था। अल बरूनी और सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत जैसे कई भाषाओं का जानकार था। तो अल बरूनी जो था ये सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत जैसे कई भाषाओं का जानकार था। अगला है 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी उज्बेकिस्तान पर सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तथा वहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी अफगानिस्तान ले गया। तो 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तथा वहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी अफगानिस्तान ले गया। महाभाष्य पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ है। किताब उल हिंद, भारत की खोज, अल बिरूनी की रचनाएं हैं जो अरबी में लिखी गई है, जिसमें भारतीय धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, तंत्र तथा विज्ञान इत्यादि का उल्लेख किया गया है। हिंदू शब्द 6ठी शताब्दी यानी 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए तुर्कों द्वारा प्रयोग किया गया था। हाथों से लिखे लेखों को पांडुलिपि कहा जाता है। तो जो भी चीज़ हम हाथ से लिखते हैं उसको पांडुलिपि बोलते हैं। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तंजीर में हुआ था। अगला है इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1342 ईस्वी में चीन के लिए निकला और 1354 ईस्वी में घर मोरक्को पहुंचा। तो सवाल ये पूछेगा आपसे, इब्न बतूता जो है इंडिया का पहुंचा तो 1333 में इंडिया आया और 1342 में यह पुनः वापस लौट गया और 54 में यह घर पहुंचा।
इब्न बतूता को यात्राएं करने का बहुत शौक था। भारत आने से पहले वह सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। भारत आने के बाद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। रेहला इब्न बतूता की रचना है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेहला रेहला जो है, रेहला ये इब्न बतूता की रचना है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। प्राचीन और मध्यकाल में यात्रियों के लिए खतरा केवल लुटेरे नहीं थे, बल्कि कई बार यात्री बीमार भी हो जाते थे। यात्रियों के समूह को कारवा कहते हैं। इब्न बतूता एक हठीला जिद्दी यात्री था। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाला फ्रांसीसी यात्री था इन्होंने मुगल दरबार में अपनी सेवाएं दी। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर की रचना है जिसमें उन्होंने भारत और यूरोप की तुलना की है और यूरोप को भारत से बेहतर बताया है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में फ्रांसवा बर्नियर ने भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण भू स्वामित्व को माना है। इनका मानना था कि भारत में राजा ही संपूर्ण भूमि का मालिक होता है, जिससे किसान उत्पादन की निरंतरता और भूमि की गुणवत्ता के प्रति उदासीन या दुखी रहते हैं। एक यूरोपीय लेखक दुआर्ते बारबोसा ने दक्षिण भारत का विवरण लिखा। एक अन्य फ्रांसीसी जौहरी जेम बैप्टिस्ट तेवर्नियर ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। एक यूरोपीय यात्री जेसुइस्ट रॉबर्टो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के समकालीन थे। फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार से जुड़ा था। इन्होंने शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में काम किया। अल बरूनी ने भारत की तरह प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों का वर्णन किया। पहला था घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा था आपका भिक्षुक, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, तीसरा खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, चौथा बाबू कृषक तथा शिल्पकार। विदेशी यात्रियों ने भारत में नारियल तथा पान को असामान्य माना। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में तथा फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और बुद्धिजीवी था। फिर भी कुछ कारणों से इन्हें पागल बादशाह, मूर्ख बादशाह, रक्त पिपासु, पढ़ा लिखा मूर्ख, सनकी बादशाह भी कहा जाता है। सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद यानी महाराष्ट्र में राजधानी परिवर्तन किया था। दिल्ली को कुछ ग्रंथों में दिल्ली भी कहा गया है। पत्राचार के लिए 2 प्रकार के डाक व्यवस्था थी। पहला अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लुक कहा जाता था, जो प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होता था, जबकि दूसरा पैदल डाक व्यवस्था भी थी जिसे दवा कहा जाता था, जिसमें प्रत्येक 4 मील की दूरी पर अवस्थान होते थे। इब्न बतूता के अनुसार व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत की खोज अथवा भारत आने की मार्गों की खोज की। यह 1498 ईस्वी में भारत आया था। कालीकट बंदरगाह केरल में स्थित है। अल बरूनी ने ऐसा कहा कि जो भी चीज़ अपवित्र हो जाती है वह पुनः अपवित्र हो सकती है, जैसे सूर्य का प्रकाश पुनः वायु को शुद्ध करता है और समुद्र का नमक जल को शुद्ध करता है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 17% लोग नगरों में रहते थे। 17वीं सदी प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई थी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में यात्रा करने वाला इटली का यात्री था। निकितन रूसी यात्री था जो 135 ईस्वी में निकितन रूसी यात्री था जो 15 शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। दुआर्ते बरबोसा पुर्तगाली यात्री था जिसने दक्षिण भारत का विजय विवरण लिखा। दुआर्ते बरबोसा ने दक्षिण भारत का विवरण लिखा। पीटर मुंडी इंग्लैंड का यात्री था।
बर्नियर और तैवर्नियर फ्रांसीसी यात्री थे। बर्नियर और तैवर्नियर फ्रांसीसी यात्री थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आज का भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा मालदीव आते हैं। तो वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा मालदीव आते हैं। अगला अध्याय 6 है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। ये लग रहा है